नमस्कार, वेलकम। इंडियन सोसाइटी या सोशोलॉजी सब्जेक्ट पे जो क्लास सीरीज चल रही है, यूपीएससी बीपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज सब जगह इसका काम रोल है। उसमें हम लोग पीछे जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। पीछे हमने आपको मैरिज सिस्टम ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों की जो विवाह पद्धति है उसके बारे में बात किए थे। आज हम इसके जनजातियों की पारिवारिक फैमिली सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और इस पर क्वेश्चन कैसे डिराइव होता है इस पर डिस्कस करेंगे। जनजातियों की पारिवारिक व्यवस्था में और नॉन जनजाति के बीच पारिवारिक व्यवस्था में सिर्फ एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों जगह पितृसत्तात्मक, जिसमें पुरुष की प्रधानता होती है, परंतु जनजातियों में जो मातृसत्तात्मक मैट्रियार्कल महिला की, माँ की स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है, वो कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं। तो मेरा सवाल इस पे पैदा होता है कि जेंडर इशू, लैंगिक मुद्दों को समझने और हल करने के लिए भारत की जनजातियाँ कितनी उपयोगी हो सकती है, कितनी रीजनेबल हो सकती है, कितनी सार्थक हो सकती है। तो इस टाइप का प्रश्न जब बनेगा कि जनजातियों से हम जो है इस चीज़ों को सीखें कि लैंगिक मुद्दों पे, जेंडर इशू पे उनके अपने प्रचलित मानदंड, प्रथा क्या है। तो लैंगिक मुद्दे की जब बात आती है तो उनकी प्राधान्यता कुछ जनजातियां हैं जो इसमें दिया हुआ है, गारो, खासी, नायर। वैसी व्यवस्था अगर आप पूरे समाज में कर दें तो लैंगिक मुद्दे जो है अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जो घरों में आम भारतीय समाज में जहां महिला की स्थिति दोयम दर्जे की है, वो सारी समस्या जो है खत्म हो जाएगी। तो जनजातियों से लैंगिक मुद्दों पर यह सीखने की जरूरत है। जेंडर इशू को लेके जब भी कोई बात हो तो आप भारत की जो है समृद्ध परंपरा जो ये जनजातियों में चली आ रही है उसको आप सुझा सकते हैं एज ए मेजर्स, एज ए उपाय, कि भाई इसके द्वारा, इससे सीख के हम जो है अपनी समस्या को कैसे और हल कर सकते हैं। तो पारिवारिक व्यवस्था जो जनजातियों में, वो हिंदू समाज की भांति जनजातियों में भी पुरुष प्रधान पेट्रियार्कल फैमिली है, लेकिन गारो, खासी और नायर तीन जनजातियां ये हैं। मेघालय में गारो खासी है और नायर जो साउथ केरल में है। ये मेट्रियार्कल है, जहां माता की सत्ता सर्वोपरि है। खासी जनजाति जो मेघालय में रहती है उसमें सबसे छोटी लड़की को ही उत्तराधिकार मिलता है। अब लीजिए कितना बढ़िया प्रथा है, प्रचलन है, परंपरा है, जिससे जेंडर इशू खत्म ही हो जाएगा। कि महिलाओं का जो अपना शिकायत रहता है कि भाई हमें जो है दोयम दर्जे का दर्जा मिलता है, वो समस्या देखिए, इस चीज़ को अगर आप एडॉप्ट करें जो भारतीय समाज में उपलब्ध है, तो क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय समाज में प्रचलित मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था किस सीमा तक भारतीय समाज के लैंगिक समस्याओं को खत्म कर सकता है। तो ये आपको जब जाने होंगे कि कहाँ पे मेट्रियार्कल है, जेंडर इशू नहीं है, तो वहाँ पे आपको वहाँ उस चीज़ को आप कोट करके उसको जस्टिफाई कर सकते हैं आंसर को। उसको इग खदोह कहते हैं उनकी अपनी भाषा में। जनजातियों के परिवार में सामान्य निवास, कॉमन रेजिडेंस, एक डॉर्मेट्री जिसे कहते हैं, युवा गृह, जहाँ रात्रि में लड़के लड़कियां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और वहीं सो जाते हैं। ये घोटुल इसका जो है नाम होता है। तो उसको जो है अलग अलग जनजातियों में इस टाइप की व्यवस्था, अलग अलग जनजातियों में इसको विभिन्न नामों से पुकारते हैं, लेकिन उसका पर्पस एक ही है कि डॉर्मेट्री सिस्टम होता है, जहाँ पे लड़के लड़कियां अपना इवनिंग में लोक कला, लोक संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं और वहीं पे अपना पार्टी वार्टी सेलिब्रेट करके अपना जो है रहते हैं। तो कॉमन रेजिडेंस जिसको युवा गृह कहते हैं, तो युवा गृह की अवधारणा है। और इस युवा गृह के नाम जो है आता है अक्सर, बीपीएससी वाले ध्यान दे भैया, बीपीएससी सोशोलॉजी ले रहे हैं तो उसके प्री में क्वालिफाइंग नेचर का है ये मेंस में, तो इस पे ध्यान रखिए कि किस जनजाति के घोटुल व्यवस्था को क्या बोलते हैं, युवा गृह को।
तो गोंड में इसे घोटुल कहते हैं, हो में गिटियोरा, रंग बंग एक है जो भोटिया में होता है, ओरांव जनजाति इसे घुमकुरिया कहता है, भुइया इसे ढंगर बसा कहता है। ये उनकी अपनी बोली है जिसमें वो लोग इस चीज को इस नाम से पुकारते हैं। और ये क्या चीज है डॉर्मेट्री सिस्टम, वो हमने बताया आपको। कुछ जनजातीय परिवार जैसे टोडा, खासी एवं हो में सहप्रसविता का प्रचलन है। अब देखिए, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट होता है ये सोशोलॉजी। अगर आपको पहले से आप नहीं लिए हैं तो इसको ले लीजिए, क्योंकि ये आपको कॉमन सेंस और कॉमन कल्चर की तरह जो है कॉमन लर्निंग पे बल देता है। अब देखिए कितना बढ़िया है। कुछ जनजातीय परिवार जैसे टोडा, खासी एवं हो, टोडा जो है कर्नाटक में है, खासी आपका हमने बताया मेघालय में है, एवं हो जो है ये छोटानागपुर झारखंड वाले इलाके में पाई जाती है। तो उसमें एक सहप्रसविता कॉवेड का प्रचलन है। उसमें क्या होता है कि पति अपनी गर्भवती पत्नी की तरह ही आवश्यक कर्मकांडों का निष्पादन करता है। यहाँ तक कि जब बच्चा जन्म के समय पत्नी जो है अनुभूत चिल्लाती है तो वो भी चिल्लाने का नाटक करता है बाहर। पर्पस क्या है कि पति पत्नी की बॉन्डिंग को रिफ्लेक्ट करना कि मुझे भी तुम्हारे दर्द से मुझे भी दर्द की अनुभूति हो रही है, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं। चाहे वो व्यवहारिक तौर से वो फीलिंग ना आ रही हो, लेकिन ऐसा कर्मकांड, ऐसा रिचुअल, ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति होने से उनमें एक बॉन्डिंग तो होती है। नगरीय समाज में बच्चा पैदा होता है तो पिता पता चलता है कि ड्यूटी पे है, बच्चा पैदा हो गया हॉस्पिटल में। अब आप सोचिए कि हम लोग कितना ज़्यादा जो है मैकेनाइज्ड, यंत्रवत, मशीन की तरह हो गए हैं। उनमें देखिए कितना अच्छा है। भाई अल्टीमेट लाइफ में क्या चाहिए आपको यार? इंजॉयमेंट चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए। यही सब ना रिलेशन है सोशोलॉजी के हिसाब से। आपके हमारे संबंध मजबूत होने चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, न कि घृणा का भाव होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे होगी? जब आप समय निकालेंगे, उसके साथ रहेंगे, तब न होगी। यहाँ तो मशीनी युग की तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी को बिताए जा रहे हैं। किसी के पास किसी को समय देने के लिए समय नहीं है। तो ये चीज़ें जो है बैक टू वेदास जिसे कहते हैं कि अल्टीमेट गोल जो है सोशल बॉन्डिंग है, रिलेशन है, चाहे देश के संदर्भ में हो, चाहे प्रदेश के संदर्भ में हो, चाहे परिवार और घर और समाज और नगर और गांव के संदर्भ में हो, कहीं के भी संदर्भ में ले लीजिए। अगर संबंध अच्छा है तो सब चीज़ अच्छा होगा, संबंध खराब है सब चीज़ खराब हो जाएगा। आप देशों के संदर्भ में ले लीजिए, भारत और किसी एक्स और वाई जेड के संदर्भ में ले लीजिए। तो संबंध की मजबूती प्रदान करना, और संबंध क्यों मजबूत होने चाहिए इसके लिए आवश्यक उपाय करना, क्योंकि सारा विकास, सारा अर्थव्यवस्था, सारा पैसा, सब कुछ जो है उस संबंध पर टिका है। अगर संबंध खराब, सब कुछ कोलैप्स। तो ये उसमें सहप्रसूता कोविड जिसे बोलते हैं का प्रचलन है, और इससे जो है फीलिंग्स, इमोशनल बॉन्डिंग्स, इसको वो मजबूत फील करते हैं। तो ये है कोविड। अब आगे पारिवारिक व्यवस्था में कैसे उनका पारिवारिक तंत्र चलता है वो मैंने बताया। आगे इसमें जो है जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है ये। इंटरेस्ट आपको शर्मा जी अपने आप डेवलप हो जाएगा खाली सुन करके। जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था पे बात करें तो क्या निकलता है भाई? मानव उद्विकास के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों का भी सरल से जटिल स्वरूप में उद्विकास क्रम रहा है, जिसे क्रमबद्ध अनुक्रम में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि कुछ जनजातियां आज भी अभी उद्विकास के पहले सोपान पर ही विद्यमान हैं। जैसे अंडमान निकोबार जाइएगा तो वहाँ की जो जनजातियां हैं जिनका नाम है सेंटिनेलीज, सैम्पेन और ओंगी, जारवा, ये वहीं की है। ये कादर, चेचू तो आंध्रा की हो गई, हो इधर बिरहोर की वहाँ की हो गई, छोटानागपुर की खारिया, ओंगी। ये देखिए ओंगी, जारवा, सेंटिनेलीज, ये नाम है जनजातियों के जो अंडमान निकोबार द्वीप में रहती हैं, जो मेन शहर है उससे 100-150 किलोमीटर
दूर कहीं सुदूर जंगली एरिया है वहाँ पे, और वो अभी भी फूड गैदरिंग स्टेज पे है। आप वहाँ जाएंगे तो वो जो है अर्ध वस्त्र पहने हुए और तीर कमान लेकर के उस स्टेज पे है। सोचिए, सबसे ज़्यादा जो है इंडिया की पिछड़ी हुई जनजाति की श्रेणी में रखा गया है इनको, कि इनका कैसे जो है इंटीग्रेशन हो। तो सरकार जो है राष्ट्रीय एकीकरण नीति के तहत उनको अपने साथ धीरे धीरे क्रमशः मिला रही है कि वो लोग भी विकास की धारा में आए, है कि नहीं। तो ये सब जनजातियाँ, बिरहोर, ये भी संथाल परगना झारखंड में आज भी कंद मूल एकत्रित करके वनों में जीविकोपार्जन करती है। तो ये जो जनजातियों का नाम आप देख रहे हैं ये इस स्टेज पे फूड गैदरिंग स्टेज। दूसरा है पेस्टोरल स्टेज। भाई मानव के सभ्यता का विकास ऐसे ही हुआ है ना, पहला स्टेज ये था। दूसरा स्टेज है पेस्टोरल, पशुपालन। तो पशुपालन के स्टेज में ये गद्दी, टोडा, भोटिया, बेड्डा, होपी, न्यूर ये जनजातियां हैं। और ये जनजातियां ही नहीं, पशुपालन का काम जो है आधुनिक समाज में, सभ्य समाज में, जिसे हम आज की डेट में कहते हैं शहरी समाज, विकसित समाज, मॉडर्न समाज, अर्बन समाज, एडवांस सोसाइटी, है ना, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जितना अच्छे अच्छे सिनोनिम्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो पशुपालन स्टेज पे ये परंपरागत रूप से तो है, लेकिन पशुपालन का काम जो है आधुनिक समाज भी कर रहा है। जैसे डेयरी फार्मिंग, वो पशुपालन स्टेज का ही रिफाइंड रूप है। जरा आप मैकेनाइज्ड और जो है कंप्यूटराइज बेस्ड जो है आप पशुपालन कर रहे हैं। तो पशुपालन स्टेज पे जो अभी ओरिजिनली जो चली आ रही हैं वो ये जनजातियां हैं। गद्दी ये हिमाचल में होती है, टोडा ये कर्नाटका में होती है। वो भैंस को वहाँ टी बोलते हैं, चाय, चाय वाला टी, तो टी बोलते हैं। स्पेलिंग उसको सिंपल खाली टी लिखते हैं उसको, भैंस को। भोटिया ये आपका ऊपर उत्तराखंड में ऊपर रहती है भोटिया। बेड्डा, होपी, न्यूर हमें पता नहीं किस जगह रहती है, मैं भी भूल रहा हूँ। तीसरा स्टेज है हॉर्टिकल्चर। पशुपालन से कृषि की ओर जब बढ़ते हैं तो इसके पहले का ये चरण था, लेकिन यह किसी जनजाति में स्पष्ट परिलक्षित नहीं है जो मुख्यतः इससे संबंधित हो। लेकिन हॉर्टिकल्चर स्टेज आज की डेट में जो है आधुनिक समाज का सबसे बड़ा एक्टिविटीज हो गया है। जैसे फूलों की खेती, आजकल फ्लोरिकल्चर बहुत हो रहा है, गेंदा उंदा उगाना। उसी तरीके से उसमें जो है हॉर्टिकल्चर में फूल के अलावा ये जो लेवेंडर्स की खुशबू वाला जो स्कीम सरकार लाई है, देखिए 2016 में, तो वो सब हॉर्टिकल्चर स्टेज पे तो आधुनिक समाज ज़्यादा विकसित रूप से काम कर रहा है। लेकिन हॉर्टिकल्चर स्टेज पे कोई जनजाति आज की डेट में काम कर रही हो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। चौथा स्टेज है एग्रीकल्चर स्टेज। एग्रीकल्चर स्टेज में क्या होता है, जो कृषि को, ये सब जनजातियां जो है कृषि की अवस्था में ज़्यादा पायोनियर है, ज़्यादा अग्रणी है। हैंडीक्राफ्ट स्टेज, ये जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है ये हर साल जो है अलग अलग एरियाज़ में ये हॉर्टिकल्चर दस्तकारी अवस्था में जनजातियों द्वारा बनाई गई हस्तकर्म को प्रदर्शित करता है और उसके बिजनेस को प्रमोट करता है। इस स्टेज पे है। औद्योगिक अवस्था आपको मालूम ही है, उत्तर औद्योगिक अवस्था। इसमें क्या है कि एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, आपने नाम सुना होगा, झूम खेती जिसको बोलते हैं ट्राइब्स लोग। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ की जंगल में जो कुछ एरिया पेड़ पौधों का छोटा मोटा ग्रासलैंड इसको काट देते हैं, हाँ, और उसको वहाँ पे खेती करते हैं। फिर अगले साल इस जगह को छोड़ देते हैं, छोड़ के यहाँ चले आते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, जिसको उनकी भाषा में झूम खेती बोलते हैं। तो झूम खेती आता है। झूम कृषि क्या है, और झूम कृषि जो है डिफॉरेस्टेशन के लिए सबसे एक प्रमुख कारक है, क्योंकि उसमें जो है जगह जगह जो है हर साल शिफ्टिंग होने से ग्रासलैंड्स और पेड़ पौधे कट जाते हैं। तो सरकार ने इस पर बैन भी किया है कि भाई झूम खेती नहीं होना चाहिए, उससे जो है पर्यावरण को नुकसान है। क्योंकि पेड़ पौधे की जो उपलब्धता है वो आप काट के समाप्त कर देते हैं, फिर हर साल दूसरा जगह चुन लेते हैं।
तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूम खेती है। ये जनजातियां मध्य प्रदेश की ब्यवहार, उड़ीसा में ब्रिंगल, आंध्र प्रदेश, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूम खेती मेन नाम है इसका, और उड़ीसा में इसको ब्रिंगल कहते हैं और आंध्रा में पोडू कहते हैं। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलिए। तो ये है उनकी आर्थिक व्यवस्था। तो हमने आपको पहले बताया था कल विवाह व्यवस्था, आज बताया पारिवारिक व्यवस्था, और साथ में उनका आर्थिक गतिविधियां। इस पर क्वेश्चन बनेगा मेंस में कि जनजातियों की पारिवारिक और आर्थिक व्यवस्था वर्तमान समाज के हिसाब से के अनुरूप कहाँ तक मेल खाती है, कहाँ तक कॉमन फैक्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो आप इन दोनों में जो कॉमन फैक्ट्स जो हमने बताया, सिर्फ उसी के बारे में लिखेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे कि सरल समाज या जनजातीय समाज, कुछ भी शब्द दे सकता है, सरल समाज की पारिवारिक एवं आर्थिक गतिविधियां वर्तमान समाज के अनुरूप कहाँ तक कोरिलेटेड है, सह संबंधित है, विवेचना करें। तो जो पॉइंट कॉमन इसमें हमने बताया उसकी आप चर्चा करके आंसर लिखेंगे। और ये ज़्यादा आगे चलने के लिए जो एकीकरण के बारे में बात करना है, तो हमारे ऐप पे चले जाइए, प्रीसा IAS ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे इसका आगे का आपका नोट्स, आपकी क्लास वहाँ मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।